हेलो एवरीवन। नमस्कार दोस्तों। वेलकम टू ट्रू आई एस एंड पी सी एस। आज के लेक्चर में उपेंद्र सिंह में हम बहुत ही ज़्यादा एक इंटरेस्टिंग टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं, जिसकी परछाई रिफ्लेक्शन आपने खुद में अपने आप में तो देखी होगी, लेकिन कभी आपने इसके बारे में इतना डिटेल तरीके से सोचा नहीं होगा, और सोचा भी होगा तो आपने कभी उसके बारे में रिसर्च नहीं करी होगी। हम यहाँ पर बात कर रहे हैं कि जो इंसान हैं, ह्यूमन बींग्स हैं, तो अगर हम किसी एक ह्यूमन बीइंग को, लिविंग क्रीचर्स तो बहुत सारे होते हैं इस पूरे यूनिवर्स के अंदर, बैक्टीरियाज हैं, अर्थफॉर्म्स हैं, वायरसेस हैं, प्लांट्स हैं और मैमल्स हैं बहुत सारे। ये सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स में से जब हम बोलते हैं कि ह्यूमन बीइंग, तो ये घमंड वाली चीज़ आती है कि सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स में से ह्यूमन बीइंग जो है वो सबसे टॉप मोस्ट लेवल पर है। लेकिन मतलब ही क्या होता है इस बात का जब हम बोलते हैं कि ह्यूमन बीइंग एक ह्यूमन बीइंग है, तो ह्यूमन होने का मतलब क्या है? तो चलो हम ह्यूमन बींग्स की कुछ कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स को समझते हैं, जिसके बेसिस पर हम इंसान होने पर घमंड कर सकते हैं थोड़ा सा, कि भगवान ने बड़े सारे लिविंग क्रीचर्स को बना रखा है, लेकिन अगर हम ह्यूमन बींग्स हैं तो हमारे ऊपर भगवान ने थोड़ा सा एक्स्ट्रा फोकस डाल रखा है। तो हमारे अंदर ऐसी क्या क्या स्पेसिफिक फीचर्स होते हैं जो कि हमें एनिमल्स से और बाकी मेमिलियन कैटेगरी से थोड़ा सा अलग बनाते हैं। सबसे पहले तो ह्यूमन बींग्स की हमने प्रीवियस लेक्चर्स में अभी तक जितनी भी कैटेगराइजेशन करी है कि ऑस्ट्रेलोपिथेकस, निएंडरथल्स और बहुत सारी तरीके की ह्यूमन बींग्स के बारे में हम लोगों ने बात कर रखी है। उसमें से सबसे पहला रूल तो आप ये समझ जाओ, जो पहली लाइन में यहाँ पर गिवन है, कि जो होमोसेपियंस हैं, दे आर वन ऑफ द 180 स्पीशीज ऑफ प्राइमेट्स, एंड प्राइमेट्स इज द हाइएस्ट ऑर्डर ऑफ मैमल्स। उनमें से 180 स्पीशीज जो प्राइमेट्स की हैं, होमोसेपियंस उनमें से एक है। अब होमोसेपियंस जो हैं, या बेसिकली आप होमोसेपियंस को छोड़कर सिर्फ ह्यूमन बींग्स को भी यहाँ पर दिमाग में रखते हुए डिस्कस कर सकते हो इस टॉपिक को। वो कुछ ऐसी कैरेक्टरिस्टिक शेयर करते हैं दूसरे मैमल्स के साथ जो कि थोड़ी सी कॉमन हमें दिखाई देती है। जैसे अगर हम नॉर्मल टेक्निकल टर्म्स में ना जाएं कि हम चिंपैंजीज, गोरिल्लाज और एंगूटान्स का नाम ले रहे हैं, हम सिर्फ अगर नॉर्मल बोले कि बंदर, हमारी हरकतें बंदरों से मेल खाती हैं और बंदरों की हरकतें हमसे मेल खाती हैं। लेकिन अब इंसान को तो बंदर नहीं बोला जा सकता और बंदरों को प्रॉपर तरीके से इंसान भी नहीं बोला जा सकता। तो इंसानों के अंदर एज कंपेयर टू अदर क्रिएचर्स कुछ यूनिक फीचर्स होते हैं। कुछ सिमिलैरिटी हो सकती है दूसरे मैमल्स के साथ, लेकिन कुछ यूनिक फीचर्स हमारे पास होते हैं। तो उन यूनिक फीचर्स को एक एक करके सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं। सबसे पहला जो फीचर है, दैट इज बायपेडलिज्म। बायपेडलिज्म। अब बायपेडलिज्म या बायपेडल होने का मतलब क्या होता है कि इंसान जो हैं वो सीधे खड़े होकर चल सकते हैं अपने दो पैर पर, और उनको चार पैर अपने इस्तेमाल करने की नीड नहीं है। अब अगर इंसान अपने दोनों हाथों का भी इस्तेमाल कर रहे होते हैं, चूँकि पास में इंसान बहुत टाइम पहले जब सीधे नहीं चल पाते थे, अगर हम होमोसेपियंस की बैकग्राउंड में जाएं, ऐसा रिसर्चर्स कहते हैं कि इंसान शुरू से दो पैरों पे नहीं चल पाते थे सीधा, वो अपने हाथों का भी उपयोग करते थे काफ़ी ज़्यादा, प्लस लेग्स का तो उपयोग होता ही था। तो जब हाथों का भी उपयोग होता था चलने के लिए, ज़मीन पर टच होते थे हाथ, तो इसको ऐसा मान लिया जाता है कि हैंड जैसी कोई चीज़ ही नहीं थी, ये हैंड्स भी हमारे लेग्स ही थे। तो टोटल हमारे जो है यूज़ केस में आते थे चार लेग्स। लेकिन इंसानों की कैटेगरीज में से, उसके कैटेगराइजेशन में से अगर हम होमोसेपियंस की डेवलपमेंट की बात करें, तो वो बाइपेडल स्पीशीज़ होते हैं, यानी कि सीधा खड़े होकर दो पैरों पर चल सकते हैं और चार पैर की अब कोई नीड नहीं है। यानी कि अब हाथ अलग हो गए और पैर अलग हो गए। अब धीरे धीरे करके सभी इंसान जो है वो बायपेडलिज्म वाली जो टेंडेंसी है उससे अडेप्ट कर गए, और जब वो अडेप्ट कर गए तो धीरे धीरे करके उनके एवोल्यूशनरी फीचर्स में ऐसे चेंजेस आए कि उनके जो पैर हैं वो हो गए लंबे, और उनके जो हाथ हैं एज कंपेयर टू पैर, उसका जो लेंथ है वो थोड़ा सा कम हो गया। बैकबोन जो है वो होमोसेपियंस की जो इमर्ज होकर आई, इट वॉज इन एस शेप। ठीक है। दूसरी चीज़ ये है, दूसरा कैरेक्टरिस्टिक फीचर यहाँ पर जो डिस्कस करा जा रहा है, दैट इज इंसानों के जो हाथ होते हैं, दे आर प्रीहेंसिबल।
प्रीहेंसिबल का मतलब ये है कि मोटर एबिलिटीज इस प्रकार से हैं इंसानों के हाथों में कि इट इज़ वेल सूटेड टू ग्रैस्पिंग समथिंग, कि आप किसी चीज़ को पकड़ सकते हो। पकड़ने के लिए उंगलियों का इस्तेमाल होता है और हमारा जो बड़ा अंगूठा है उसका इस्तेमाल होता है, जिसको हम लगभग 45 डिग्री के एंगल तक हम उसको रोटेट कर सकते हैं और हम इससे चीज़ें पकड़ सकते हैं, जैसे पत्थर अपनी मुट्ठी के अंदर लेना या फिर उंगली और थंब का इस्तेमाल करते हुए एक पेंसिल को पकड़ना। यानी कि प्रिसाइज से प्रिसाइज चीज़ों को अच्छी तरीके से होल्ड करने की एबिलिटी इंसानों के उंगलियों के पास और अंगूठे का सहारा लेते हुए इंसानों के हाथों में होती है। उसके बाद एज कंपेयर टू अदर एनिमल्स, इंसानों की जो जॉ है, जो उनका जबड़ा है, वो छोटा होता है और प्रोट्रूडिंग कैनाइन टीथ नहीं होते हैं। प्रोट्रूडिंग का मतलब होता है जैसे ये चेहरा है, तो आप बंदरों में देखते हो अक्सर ये चेहरा नीचे की साइड से यहाँ पर ये बाहर से निकला होता है। मैं इसका जबड़े की आपको एक तस्वीर दिखाता हूँ। यहाँ पर अगर आप देखो तो ये जो स्कल है, सबसे पहले गोरिल्ला का स्कल है, ये देखो प्रोट्रूडिंग है। जैसे हमारा क्या होता है, अगर आप फेशियल एक्सप्रेशन को देखो, मैं यहाँ पर एक सीधी लाइन बना रहा हूँ स्केल जैसी, तो अगर आप देखोगे कि जो ये नोज़ का, लिप्स का और दांतों का और नीचे आपके चिन का जो ये पोस्चर है बिल्कुल स्ट्रेट आ रहा है, कुछ आगे पीछे नहीं जा रहा कि नाक आगे आ गई या दांत आगे निकल गए या ये जो आपकी चिन है ये आगे की साइड निकल गई। इस लाइन के बिल्कुल बराबर परफेक्ट एंगल पर सारी चीज़ें फिट बैठ रही हैं। वहीं पर अगर आप गोरिल्ला को देखो और यहाँ पर अगर हम सीधी लाइन बनाएं इसकी आंखों के पास से, इसके सर के पास से, तो यहाँ पर इसका ये जो जबड़ा है, जहाँ पर इसके दांत हैं और उसकी जो चेन है और उसकी जो नाक है, ये आगे की साइड पर जा रहा है। सिमिलरली होमो इरेक्टस में ये वाली चीज़ें काफ़ी हद तक इम्प्रूव हो गई थी। जैसे ये हम यहाँ पर ऐसा इसको बनाएं, ठीक है, तो ये काफ़ी हद तक इम्प्रूव हो गई थी। लेकिन परफेक्ट तरीके से अगर आप ये जो देख सकते हो, ये जो आपका जॉ लाइन वाला ये जो पूरा एंगल है होमो इरेक्टस में फिर भी थोड़ा सा मोटा है। अगर आप इसको देखो ये थोड़ा सा वाइड जा रहा है यहाँ पर, ठीक है। लेकिन ये वहीं पर अगर हम होमो सेपियंस की बात करें, जो कि थर्ड कैटेगरी और जो कि आज हमारी पहचान है, वहाँ पर ये प्रॉपर तरीके से एकदम ये सीधा आ रहा है इसका जबड़ा। इसकी जो जॉ लाइन है वो प्रॉपर तरीके से ज़्यादा वाइड नहीं है। और सबसे यूनिक बात वो ये है कि प्रॉपर तरीके से जो हमारा फोरहेड से लेकर, नोज़ से लेकर, लिप्स से लेकर और टीथ से लेकर और नीचे चिन से लेकर, ये जो पूरा स्ट्रक्चर है फेस का, ये बिल्कुल इस सीधी लाइन के आसपास अलाइंड है। बिल्कुल ऐसा है कि ये इससे आगे नहीं जा रहे हैं, ठीक है। यही वाली बात राइटर आपको यहाँ पर बता रहे हैं कि कंपेयर टू अदर एनिमल्स, इंसानों की जो जॉ होती है वो स्मॉल है, उनका जबड़ा छोटा है और प्रोट्रूडिंग कैनाइन टीथ नहीं है। प्रोट्रूडिंग का मतलब इस तरीके से, जैसे गोरिल्ला के स्कल स्ट्रक्चर में आपने देखा ये बाहर की तरफ निकल रहा है ऐसा करके, जो जॉ एरिया है या चिन एरिया है, ऐसा नहीं होता है इंसानों के अंदर। अब यहाँ पर एक यूनिक चीज़ है जो कि बायोलॉजी से रिलेटेड है, जिसके बारे में आपको पता होना चाहिए। क्लास 11-12 की अगर आप बायोलॉजी के एनसीईआरटी पढ़ोगे तो वहाँ पर आपको एक वर्ड मिलेगा, एस्ट्रस। ये रहा एस्ट्रस। क्या मतलब होता है इस वर्ड का एस्ट्रस, ESTRUS? फीमेल्स कैटेगरी जो होती हैं बड़े सारे एनिमल स्पीशीज़ की, वो सेक्सुअली एक्टिव होती है फीमेल स्पीशीज ओनली ड्यूरिंग लिमिटेड टाइम पीरियड्स, ठीक है। सिर्फ एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड तक ही वो सेक्सुअली एक्टिव होती है। जैसे आपको मैं एक एग्जांपल देता हूँ, आपने घर पे अपने वाली चीज़ सुनी होगी, इफ़ यू आर नॉन वेजिटेरियन या आपका कोई फ्रेंड नॉन वेजिटेरियन है, भले ही आप वेजिटेरियन हो, कि बारिश के दिनों में मछलियों वगैरह को नहीं खाना चाहिए, मछलियाँ प्रेग्नेंट होती हैं। अक्सर आपने ये नॉर्मल सी बात सुनी होगी। तो बारिश के दिनों में क्यों प्रेग्नेंट है, पूरे साल प्रेग्नेंट क्यों नहीं है? ऐसा एनिमल्स के अंदर देखा जाता है कि जो उनकी फीमेल प्रजातियां हैं बड़ी सारी एनिमल स्पीशीज़ के अंदर, वो सेक्सुअली एक्टिव हर समय नहीं हो पाती हैं। अब जैसे इंसानों के अंदर कभी आपने ये सुना है क्या कि जो इंसान हैं, जो ह्यूमन फीमेल्स हैं, वो सिर्फ पतझड़ के मौसम में ही प्रेग्नेंट हो रही हैं, सर्दियों में ही प्रेग्नेंट हो रही हैं, गर्मियों में प्रेग्नेंट हो रही हैं, बरसात में प्रेग्नेंट हो रही हैं और पूरे साल प्रेग्नेंट नहीं होती हैं? ऐसा नहीं होता है। 365 दिन इस पृथ्वी पर कोई ना कोई रोज़, हर रोज़ 365 दिन कोई ना कोई फीमेल प्रेग्नेंट, जो ह्यूमन फीमेल है वो प्रेग्नेंट होती है। लेकिन ये जो सेक्सुअल एक्टिवनेस वाली जो चीज़ है, प्रेगनेंसी वाली जो चीज़ है, ये एक लिमिटेड टाइम पीरियड के लिए ही होती है। बड़े सारे जो फीमेल एनिमल स्पीशीज़ होती हैं और उस टाइम पीरियड को जब ये सेक्सुअली एक्टिव होती हैं फीमेल एनिमल स्पीशीज़, इसी को बोला जाता है एस्ट्रस,
ठीक है। लेकिन इस प्रकार की कोई भी जो साइकिल है ये हमें ह्यूमन फीमेल्स के अंदर बिल्कुल भी देखने को नहीं मिलती है, नॉट इवन 1%। ह्यूमन इन्फेंट्स जो हैं, छोटे बच्चे जब पैदा होते हैं, और इन्फेंट की डेफिनेशन क्या होती है, इन्फेंट की डेफिनेशन होती है अकॉर्डिंग टू बायोलॉजी 0 to 2 years। अब अगर आपको ज़ीरो इसको नहीं बोलना है तो आप प्रॉपर तरीके से आप इसको ऐसा भी कह सकते हो, बर्थ टू 2 years। ठीक है, ये होती है डेफिनेशन ऑफ इन्फेंट्स। तो जो इंसान इन्फेंट्स होते हैं, छोटे बच्चे होते हैं पैदा होने से लेकर 2 साल तक, वो अनडेवलप्ड ब्रेन के साथ पैदा होते हैं। अगर आप पूरे एक एडल्ट ब्रेन साइज से उनके ब्रेन साइज को कंपेयर करो तो छोटे इन्फेंट्स में 25% जो है वो ब्रेन साइज होता है एज़ कम्पेयर टू डैट ऑफ फुल एडल्ट साइज। और वो काफ़ी ज़्यादा अपने ब्रेन साइज कम होने की वजह से, सिर्फ 25% ये भी उनका ब्रेन साइज डेवलप होता है, तो वो इसलिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पलेस होते हैं, अपना काम एकदम से खुद नहीं कर पाते हैं, थोड़ा टाइम उनको लगता है बड़े होने के लिए, और वो पूरी तरीके से अपनी मैटरनल केयर पर डिपेंडेंट रहते हैं बड़े लंबे समय तक एज़ कम्पेयर टू अदर मेमेलियन स्पीशीज़। ठीक है, जैसे एक बंदरिया होती है, वो अपने छोटे जो बंदर बच्चे होते हैं उसको ट्रेन करती है, उसको कूदना सिखाती है कि पेड़ से कैसे कूदना है। सिमिलरली एक जो बिल्ली होती है वो अपने बिल्ली बच्चों को, मादा बिल्ली जो होती है वो अपने बिल्ली के जो उसके बच्चे होते हैं उसको शिकार करना सिखाती है, उसको सिखाती है कि कुत्तों से, गली के कुत्तों से कैसे बचना है, कैसे छत से कूदना है, चूहे का शिकार कैसे करना है। तो ये जो चीज़ होती है, छोटे बच्चे कुछ टाइम के लिए तो छोटे हैं, मैं यहाँ पर एनिमल्स की बात कर रहा हूँ, लेकिन वो बहुत जल्दी सक्षम भी हो जाते हैं, आत्मनिर्भर भी बन जाते हैं। लेकिन इंसानों के अंदर होता है कि आपका बच्चा अगर 1 2 3 4 साल 5 साल का भी है तो आपको बहुत सारी चीज़ें उसकी देखनी पड़ती हैं, इंक्लूडिंग टॉयलेटिंग नीड्स, उसका खाना पीना, घर पे अकेले वो रह पाएगा कि नहीं रह पाएगा, किसी अनजान व्यक्ति को देखकर वो दरवाजे ना खोल दे। लेकिन जानवरों के अंदर जो जैसे छोटे बच्चे, तो उनको पता लग जाता है कि हमारे लिए डेंजर क्या है। बिल्ली के बच्चों को बहुत जल्दी पता लग जाता है, बिल्ली इतना ट्रेन कर देती है उनको कि हाँ गली के कुत्तों से बचकर रहना, और ये वाली समझ उनके अंदर कुछ दिनों के अंदर ही आ जाती है। ठीक है, तो ये वाली जो चीज़ें होती हैं ये इंसानों के अंदर होती हैं, और ये कैसे इंसान के जो बच्चे होते हैं वो जानवरों के बच्चों से अलग होते हैं बिकॉज ऑफ द फुल ब्रेन साइज एंड 25% ब्रेन साइज, ये इसके ऊपर डिपेंड करता है। अब हम और बात करते हैं इवोल्यूशन की, होमिनिन इवोल्यूशन की। तो ये जो कहानी है पूरी की पूरी होमिनिन इवोल्यूशन की, दूसरी चीज़ों के अलावा राइटर हमें यहाँ पर ये बता रहे हैं कि इसमें एक सबसे बेहतरीन चीज़ जो देखने को मिलती है, जो कैरेक्टरिस्टिक फीचर देखने को मिलता है, डैट इज़ इंक्रीज इन ब्रेन साइज। और जब भी बड़ा किसी का ब्रेन साइज होता है उसको हमेशा ऐसा देखा जाता है साइंटिस्टों के द्वारा दैट इट इज़ रिलेटेड टू, इट इज़ कनेक्टेड टू ग्रेटर मेमोरी स्टोरेज, ग्रेटर लर्निंग एबिलिटीज़ एंड मोर कॉम्प्लेक्स बिहेवियर। कॉम्प्लेक्स बिहेवियर का यहाँ पर यह मतलब है कि आप सिर्फ ऐसा नहीं है कि अपनी टॉयलेटिंग नीड्स को फुलफिल कर रहे हो, आप एक जगह सो रहे हो और आप खा रहे हो, उठ रहे हो, बैठ रहे हो, इधर उधर घूम रहे हो, ये तो जानवरों का काम होता है। कॉम्प्लेक्स बिहेवियर मतलब जैसे ये इंसानों के अंदर जो चालाकी होती है ना, कि चेहरे पर कुछ और दिखा रहे हो, मन के अंदर कुछ और मलाल छुपा हुआ है, फितरत से इंसान हरामज़ादा या हरामज़ादी है लेकिन चेहरे पर ऐसा दिखा रहे हैं कि बहुत हम्बल है। तो ये जो चालाकपन है, ये जो कॉम्प्लेक्स बिहेवियर है, अपनी रंगतें और एक तरीके से रग रग में बदमाशी भरी हुई है सामने वाले पर्सन के, लेकिन बदल लेना सिचुएशन के अनुसार अपने आप को, तो ये कॉम्प्लेक्सिटी इन टर्म्स ऑफ बिहेवियर ये इंसान दिखा पाते हैं। और ये क्यों होता है? जब ब्रेन साइज बढ़ जाता है, ऐसा साइंटिस्ट बोलते हैं। अब ब्रेन साइज भी वेरी करता है, ऐसा नहीं होता कि सारे इंसानों का ब्रेन साइज एक जैसा है, और विद इन इंसान भी जेंडर क्लासिफिकेशन भी आ जाती है, ब्रॉडर क्लासिफिकेशन जो होती है डैट इज ऑफ मेल्स एंड फीमेल्स, तो वहाँ पर भी ब्रेन साइज बदल जाता है। लेकिन अगर आप विद इन द मेल्स एंड विद इन द फीमेल्स भी देखो और ओवरऑल आप ह्यूमन कैटेगराइजेशन को देखो तो ब्रेन साइज वेरी करता है। लेकिन अगर हम यहाँ पर एवरेज ब्रेन साइज की बात करें इंसानों के, तो वो काफ़ी ज़्यादा बड़ा होता है, और ये हम कैलकुलेट करते हैं इन द फॉर्म ऑफ सी इज़ क्यूबिक सेंटीमीटर्स। तो एवरेज तौर पर इंसानों का ब्रेन साइज कितना होता है? वो होता है 1350, 1350 सीसी, यानी कि 1350 क्यूबिक सेंटीमीटर। चिंपांजी का ब्रेन साइज कितना होता है? इट इज़ 393.8, लगभग 394 क्यूबिक सेंटीमीटर्स।
ऑस्ट्रेलोपिथेसीन्स का हुआ करता था 507.9 यानी कि 508 क्यूबिक सेंटीमीटर्स। होमो इरेक्टस का हुआ करता था 973.7 यानी कि 974 क्यूबिक सेंटीमीटर्स। लेकिन यहाँ पर एक कैच भी है। यहाँ पर आपको ये बताया जा रहा है राइटर के द्वारा, पहले तो उसने क्या दिया कि बड़े ब्रेन साइज होने का मतलब होता है ज़्यादा आपके अंदर मेमोरी स्टोरेज होगी, लर्निंग एबिलिटीज ज़्यादा होंगी और आपका कॉम्प्लेक्स बिहेवियर होगा। लेकिन ये वाली बात हमेशा फिट नहीं बैठती है। इट इज़ नॉट अ यूनिवर्सल रूल। कैसे? अगली लाइन में राइटर आपको यहाँ पर ये बता रहे हैं, इशू जो है वो इस बात का नहीं है कि एब्सोल्यूट ब्रेन साइज जब इंसान का होगा तभी वो ऐसा कुछ कर पाएंगे, या फिर जो ब्रेन का जो वेट होगा, वजन होगा, ये भी बहुत मैटर करता है, तभी इंसान के अंदर ग्रेटर मेमोरी स्टोरेज होगी, लर्निंग एबिलिटीज होगी और ज़्यादा कॉम्प्लेक्स बिहेवियर होगा। ऐसा नहीं है, बल्कि हमें ब्रेन साइज और वेट को देखना पड़ता है इन प्रपोर्शन टू द टोटल बॉडी साइज। ये भी मैटर करता है। लेकिन अगेन राइटर यहाँ पर आपको ये हिंट देंगे अभी, जो मैं सारी बातें अभी आपको पढ़ाने वाला हूँ इसके बारे में विद रिस्पेक्ट टू द ब्रेन साइज एंड द वेट ऑफ द ब्रेन, कि ये कोई यूनिवर्सल रूल्स नहीं है कि अगर किसी का ब्रेन साइज बहुत बड़ा है, उसका वजन ज़्यादा है ब्रेन के अंदर, तो वो हमेशा स्मार्टर ही होगा या उसको बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिलेंगी। तो यहाँ पर हमें कंपेयर कर कर बताया जाएगा कि इंसान और जानवरों के ब्रेन साइज या ब्रेन वेट के अंदर, ब्रेन के वजन के अंदर क्या फ़र्क होता है। कभी कभार जानवरों के जो ब्रेन साइज होता है वो इंसानों से भी बड़ा होता है और उनका वजन भी ज़्यादा होता है, लेकिन फिर भी इंसानों जैसी प्रक्रिया या फिर ऐसा चालाक बिहेवियर दिखाना या फिर वक्त और सिचुएशन और हालातों के अनुसार अपने आप को बदल लेना, ऐसा जानवर नहीं कर पाते हैं। तो इसको हम एक बारी प्रॉपर प्रूफ के साथ स्टडी करते हैं। जैसे एलिफेंट का जो ब्रेन होता है, अब ये काफ़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है यहाँ पर। एलिफेंट का जो ब्रेन होता है वो 3 गुना ज़्यादा हैवी होता है एज डेट ऑफ ह्यूमन। मतलब एक ह्यूमन का जो वजन, ब्रेन का जो वजन है उससे 3 गुना ज़्यादा, ठीक है, 300 टाइम्स ज़्यादा, 3x ज़्यादा है एलिफेंट के ब्रेन का वेट। लेकिन एलिफेंट कोई इंसानों से ज़्यादा कोई स्मार्टर तो है नहीं, ये हम जानते हैं। सिमिलरली जो ब्रेन साइज है मर्दों का वो ज़्यादा बड़ा होता है एज कंपेयर टू डेट ऑफ अ वुमेन। लेकिन इसका मतलब ये नहीं होता कि अगर मर्दों का ब्रेन साइज बड़ा है औरतों से तो सारे के सारे जो मर्द हैं वो ज़्यादा इंटेलिजेंट ही होंगे औरतों से, ऐसा नहीं है। ह्यूमंस का जो ब्रेन साइज है वो पिछले 20,000 सालों के अंदर थोड़ा सा डिक्रीज हुआ है, लेकिन डिक्रीज होने के साथ साथ हम ये नहीं कह सकते कि ह्यूमंस जो है वो लेस स्मार्ट हो गए, कि यानी कि लेस इंटेलिजेंट हो गए हैं, लेस मेमोरी कैपेसिटी उनके अंदर हो गई है, लेस लर्निंग एबिलिटीज़ उनके अंदर आ गई है, कमज़ोर दिमाग के व्यक्ति हो गए इंसान, ऐसा नहीं कहा जा सकता। ठीक है, तो ये हो गई बात ब्रेन साइज एंड ब्रेन वेट की। उसके बाद कुछ और कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स के बारे में यहाँ पर बात करते हैं जो कि इंसान को इंसान बनाते हैं। तो हमें राइटर यहाँ पर ये बता रहे हैं जो ह्यूमननेस है इंसान को, जो हम इंसान की कैटेगरी में डालकर स्टडी करते हैं, इसके अंदर इंसानों की जीवन में बड़ी सारी कल्चरल कैरेक्टरिस्टिक्स और बायोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स जुड़ी होती हैं। ठीक है, और ये कल्चरल और बायोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स आपस में इंटरडिपेंडेंट होती हैं काफ़ी ज़्यादा। जो मॉडर्न ह्यूमन बिहेवियर है, जैसे आज के समय में हमें देखने को मिलता है कि इंसानों के व्यवहार के साथ बड़े सारे कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स जुड़े होते हैं, बड़े सारे ट्रेड्स जुड़े होते हैं। ठीक है, लेकिन ये सारे ट्रेड्स अगर आप आर्कियोलॉजिकल एविडेंस से ढूंढने जाओगे कि पुराने ज़माने के अंदर भी तो इंसान रहते थे, लेकिन उनके अंदर ये सारे कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं मिलेंगे। इसलिए यहाँ पर आपको एक एक्स्ट्रा टर्म बताई जा रही है, सिर्फ ह्यूमन बिहेवियर ना लिखकर राइटर यहाँ पर आपको ये बोल रहा है कि मॉडर्न ह्यूमन बिहेवियर, कि आज के युग के दुनिया के जो इंसान है मॉडर्न ज़माने के, मतलब मॉडर्न ज़माने के साथ साथ ह्यूमन के बिहेवियर में, ह्यूमन बींग्स के बिहेवियर में क्या क्या परिवर्तन आए हैं जो कि उनको मॉडर्न ह्यूमन बींग्स बनाते हैं, मॉडर्न ह्यूमन बिहेवियर है क्योंकि उनका, तो ये आप आर्कियोलॉजिकल एविडेंस से नहीं देख सकते। कि आप ये सोचो कि ऑस्ट्रेलोपिथेकस के अंदर, ह्यूमन इरेक्टस के अंदर और नियंदरथल्स के अंदर हम ये वाली चीज़ें देखने जाएंगे, क्या उनका भी व्यवहार ऐसे ही होता था जैसे आज के इंसानों का? ऐसा नहीं है। अब सभी के सभी जो एनिमल्स होते हैं वो अडेप्ट करते हैं और इंटरेक्ट करते हैं अपने इन्वायरमेंट के साथ, लेकिन ह्यूमन कम्युनिटीज़ के पास एक स्पेशल क्षमता ये होती है, उनके पास एक ग्रेटर एबिलिटी होती है कि वो अपने इन्वायरमेंट को मैनिपुलेट भी कर पाते हैं और उसको ट्रांसफॉर्म भी कर पाते हैं थ्रू द क्रिएशन ऑफ स्पेशलाइज्ड टेक्नोलॉजी। यानी कि इंसान अपने जीवन को एक कंफर्टेबल दिशा देने में पीछे नहीं हटते हैं
और उनका दिमाग इन्वेंशन की तरफ, और हम अपनी लाइफ को कैसे बेटर कर सकें, और हम अपनी लाइफ को कंफर्टेबल नेचर की तरफ कैसे लेकर जा सकें, इसके लिए इंसान टेक्नोलॉजी वगैरह बनाते रहते हैं। तो जनरली इट हैज़ बीन आर्ग्यूड ऑन द बेसिस ऑफ एक्सपेरिमेंट्स कि जो चिंपैंजीज एंड जो ऑरंगुटान्स हैं, अब देख लो ये वैसे तो एक बंदर की प्रजातियाँ हो गई, लेकिन कुछ एक्सपेरिमेंट्स जो हैं साइंटिस्टों के ये भी कहते हैं चिंपैंजीज और ऑरंगुटान्स जो होते हैं वो सक्षम होते हैं कि वो अपने सिंपल जो टूल्स हैं उनको बना सकते हैं, ठीक है, और उसको यूज़ भी कर सकते हैं जैसे तैसे, मतलब वो उसको कैसे भी पकड़ें कैसे भी यूज़ करें, लेकिन वो थोड़ा बहुत अगर उनको ट्रेन करा जाए तो वो ये वाला काम कर लेते हैं। लेकिन जो इंसान है उनके पास अपने आप में एक यूनिक एबिलिटी है कि वो स्पेशलाइज टूल्स बना पाते हैं। सिंपल टूल्स तो बना ही लेते हैं लेकिन स्पेशलाइज टूल्स बना पाते हैं इंसान, ठीक है, बोथ वेरिड एज वेल एज स्टैंडर्डाइज्ड, अलग अलग तरीके के और स्टैंडर्डाइज तरीके के। वो बहुत ज़्यादा दूर दराज के इलाकों में ट्रैवल कर सकते हैं और डिज़ायर्ड रॉ मटेरियल्स को ऑब्टेन कर सकते हैं। इसके लिए उनका दिमाग चलता है कि कौन से टूल को बनाने के लिए कौन से प्रकार का रॉ मटेरियल जो लगेगा, ठीक है। अब एनिमल्स जो हैं वो कैसे अलग हैं ह्यूमन बींग से? एनिमल्स आपस में इंटरेक्ट करते हैं थ्रू साउंड्स, लेकिन ह्यूमंस के पास अपनी खुद की एक भाषा होती है अलग अलग रीजन के अंदर, और वो भाषा काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्लेक्स होती है क्योंकि हर एक भाषा के साथ आप जानते हो कि लिपि जुड़ी होती है, ग्रामर के कुछ रूल्स होते हैं, और सेम वर्ड को अगर एक अलग इमोशन के साथ प्रेजेंट करा जाए तो या तो आपका दिमाग ख़राब होता है, या कभी आप हंसते हो, या कभी आप सीरियस हो जाते हो, सामने वाले को देखकर आपको हंसी आ जाती है। तो सेम शब्दों को अगर इमोशंस के साथ यूज़ करा जाए, यानी कि साउंड्स की कैटेगराइजेशन को भी इंसान पहचान सकते हैं, लेकिन एनिमल्स जो हैं वो सिर्फ साउंड ही प्रोड्यूस करते हैं। इमोशंस उनके अंदर हो सकते हैं लेकिन वो इमोशंस उनके साउंड से नहीं आते हैं, ठीक है, अपार्ट फ्रॉम वेरी कॉमन इमोशंस लाइक जैसे जानवर जब रो रहे होते हैं, दर्द से चिल्ला रहे होते हैं, तो उनकी साउंड से हमें पता लग सकता है, दूसरे जानवरों को पता लग सकता है, लेकिन जानवर हर एक साउंड के माध्यम से अपने इमोशंस को व्यक्त नहीं कर सकते हैं। जैसे इंसान हर एक साउंड के साथ लैंग्वेज तो बोल ही रहे हैं, लेकिन हर एक लैंग्वेज जो है वो एक साउंड के साथ आ रही है, लेकिन साउंड के साथ यहाँ पर इमोशंस भी हैं, क्योंकि आप वो साउंड को, जो वर्ड को जो बोल रहे हो, जिस लैंग्वेज का प्रयोग करने के लिए आप साउंड को एक मीडियम बना रहे हो, तो वो कितनी इंटेंसिटी से आपने यूज़ करी हुई है उसके थ्रू आपके इमोशंस भी झलकते हैं। तो इस चीज़ में कोई भी डाउट नहीं है कि जो इंसानों की जो थिंकिंग कैपेसिटी है वो बहुत सुपीरियर होती है एज़ कम्पेयर टू द मेंबर्स ऑफ द एप फैमिली, और जो ह्यूमन सोशल बिहेवियर और जो कल्चर सिस्टम है वो बहुत ज़्यादा डाइवर्स हैं एंड कॉम्प्लेक्स होते हैं एज़ कम्पेयर टू दोज ऑफ द एप्स। दूसरे जो कुछ कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स हैं ह्यूमन बिहेवियर के, उसके अंदर बहुत सारी नॉर्मल सी चीज़ें आती हैं कि इंसान जो है अपने लिविंग स्पेस को ऑर्गेनाइज करते हैं, ठीक है, एंड देयर इज़ डेलिमिटेशन ऑफ लिविंग स्पेस, यानी कि फ्लोर्स वगैरह बनाकर रह रहे हैं, स्ट्रक्चर वगैरह बनाकर रह रहे हैं, घर छोटा या बड़ा बना लेते हैं, ट्रांसफॉर्म कर देते हैं, रूम के अंदर सेटिंग्स को चेंज कर देते हैं। उनके पास एक एबिलिटी है कि अलग अलग एनवायरनमेंट के हिसाब से अपने आप को चेंज करना, ढाल लेना। दे ऑल्सो हैव एबिलिटी टू प्रेजेंट देयर आइडियाज थ्रू सिम्बॉलिक थॉट एंड एक्सप्रेशन, और ये सिम्बॉलिक थॉट एंड एक्सप्रेशन ज़रूरी नहीं इंसान हमेशा बोलकर व्यक्त करे, ये हमें उनके आर्ट के अंदर, सेरेमोनियल एक्टिविटी के अंदर और रिचुअल एक्टिविटीज़ के अंदर देखने को मिलता है। फॉर एग्जाम्पल ब्यूरल प्रैक्टिसेस, कम्युनिटी बिहेवियर जो होती है, कम्युनिटी बिहेवियर जो इंसानों के अंदर जो होता है, जिस भी वो कम्युनिटी एंड सोसाइटी का पार्ट होते हैं, तो सबके अलग एक्सप्रेशंस, लैंग्वेज, कस्टम्स, रीति रिवाज, परंपराएं होती हैं। तो इसकी वजह से इंडिविजुअल और जो ग्रुप आइडेंटिटी के जो आइडियाज़ होते हैं वो हमें अलग अलग रिफ्लेक्टेड तौर पर देखने को मिलते हैं। अब कुछ जो पेलियो एंथ्रोपोलॉजिस्ट हैं वो ये आर्ग्यू करते हैं कि स्ट्रक्चरली, जैसे ह्यूमन बींग का जो स्ट्रक्चर होता है, जिसको हम एनाटॉमिकली भी कह सकते हैं, तो जो मॉडर्न ह्यूमंस हैं वो अर्थ पर आए थे लगभग 2 लाख साल पहले, और जो फुली मॉडर्न ह्यूमंस हैं, जैसे कि जिसके बिहेवियर को हम डिस्क्राइब कर सकते हैं कि हाँ, हम जानते हैं कि जैसा आज हम बिहेव करते हैं वैसा पहले के इंसान बिहेव करते होंगे, या फिर हमारे जैसा जो बिहेवियर है वो कब से स्टार्ट हुआ होगा इंसानों की कैटेगरी में। तो कुछ जो पेलियो एंथ्रोपोलॉजिस्ट है वो ये मानते हैं ये प्रक्रिया 40,000 साल पहले शुरू हुई थी, और कुछ पेलियो एंथ्रोपोलॉजिस्ट हैं वो ये मानते हैं कि अर्लीस्ट ट्रेसेस जो हैं ऐसे इंसानों के अंदर जिसके अंदर हमें कुछ ह्यूमन ट्रेड्स देखने को मिलते हैं। अब यहाँ पर स्पेसिफिकली कोट एंड कोट करके क्यों लिखा हुआ है ह्यूमन ट्रेड्स को, है तो वो इंसानी, मतलब 4 पैरों पे ना चलना, 2 पैर का यूज़ करना, इरेक्ट बॉडी पोस्चर होना, जो प्रोट्रूडिंग जॉ है वो नहीं होना, और थिंकिंग कैपेसिटी होना, और इनोवेटिव जो थिंकिंग है, क्रिटिकल थिंकिंग है, कॉम्प्लेक्स बिहेवियर है, ये सब शो होना।
तो कुछ पेलियो एंथ्रोपोलॉजिस्ट ये मानते हैं कि ये जो कुछ अर्लियर ट्रेसेस हैं ह्यूमन ट्रेड्स के, वो हमें देखने को मिलते हैं इन स्पीशीज अदर देन द होमो सेपियंस। फॉर एग्जांपल निएंडरथल्स और कुछ जो आर्किक होमिनिन्स के हमें जो रिमेन्स मिले हैं उसके अंदर ये वाली एबिलिटीज़ थी। तो हमें एक स्पेशल फैक्ट यहाँ पर ये भी बताया जा रहा है कि जब निएंडरथल्स एक्सटेंड हो गए थे उससे पहले, ये एक्सटेंड कब हुए, लगभग 39,000 ईयर्स अगो, तो उन्होंने ये सेम चीज़ हम पहले भी पढ़ चुके हैं, उन्होंने ब्रीडिंग करी थी, दे इंटरब्रेडेड विद होमोसेपियंस और हाइब्रिड पॉपुलेशंस उन्होंने पैदा करी थी, जिसके अंदर आप ऐसा मान सकते हो कि अगर इनके बीच में रिप्रोडक्शन हो रहा है निएंडरथल्स के बीच में और होमोसेपियंस के बीच में, तो कुछ निएंडरथल्स के कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स, उनके थिंकिंग पैटर्न वगैरह ये मर्ज कर गए होंगे होमोसेपियंस के कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स और उनके थिंकिंग पैटर्न एंड कैपेसिटी ऑफ द माइंड, इनोवेटिव पावर, इन सब चीज़ों के साथ, जिसकी वजह से हाइब्रिड पॉपुलेशंस पैदा होती हैं बाय द रिप्रोडक्टिव एक्टिविटीज़ ऑफ निएंडरथल्स एंड होमो सेपियंस टुगेदर। तो काफ़ी हाइब्रिड पॉपुलेशंस इनकी पैदा होती हैं इन वेरियस पार्ट्स ऑफ यूरोप और एशिया के अंदर जो हमें देखने को मिलती हैं। और ये मैंने आपको शुरू में दिखा दिया कि ये यहाँ पर स्कल का स्ट्रक्चर दे रखा है हमें, ये है आपके घुरेला का स्कल का स्ट्रक्चर, ये होमो इरेक्टस का, और ये है हमारा होमो सेपियंस सेपियंस का। ठीक है, तो ये वाली चीज़ आपको काफ़ी अच्छे से समझ में आ गई होगी कि क्या मतलब होता है जब हम इंसानों को इंसान कहकर डिनोट करते हैं, संबोधित करते हैं। ठीक है, तो इस डिस्कशन में दोस्तों फिलहाल इतना ही। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।